ये कहानी है गरीब नंदू की। नंदू सिर्फ 10 साल का था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले एक सड़क हादसे में हो गया था। उसी हादसे में नंदू की मां सविता ने अपना एक पैर भी खो दिया था। नंदू और उसकी मां बड़ी मुश्किल में थे। नंदू कचरा बिनकर उसे बेचता था। इस काम से उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि अच्छे से गुजर बसर हो सके। फिर एक दिन, अरे नंदू, आ गया बेटा, आजा, मैंने रोटी बनाकर रखी है, आकर खा ले। हाँ माँ, आ जाओ तुम भी, साथ में खाते हैं। मैंने खा लिया बेटा, तू खा ले। क्यों झूठ बोलती हो माँ? दिखाओ मुझे। नंदू खाने का बर्तन खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ 2 ही रोटी थी। फिर नंदू अपनी माँ से कहता है, पता था मुझे, सिर्फ 2 ही रोटी हैं, और ये भी तुम मुझे ही खिलाने वाली थी ना। बेटा, भूख लगी होगी तुझे, मेरा क्या है, मुझे तो आदत है, बस दिन गिन रही हूं अब तो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बेटा, अब नहीं जिया जाता। तेरे बाबा थे तो सब ठीक था, लेकिन जब से वो गए तब से जिंदगी बोझ सी लगने लगी है। मुझे याद है हर साल कितने अच्छे से हम लोग छठ पूजा मनाते थे। तू छोटा सा था, नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो जाता था और हमारे साथ घाट पर पूजा करने जाता था। बड़े याद आते हैं वो दिन। कितने साल हो गए, छठ पूजा के लायक पैसे हो ही नहीं पाते कभी। जाने कौन सा पाप हो गया मुझसे जो छठी मैया इतनी नाराज हो गई। लगता है अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा इस दुनिया से। उदास मत हो माँ, मैं करता हूँ कुछ। नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, वो तो बस बातों बातों में ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। तू वैसे ही कितनी मेहनत करता है। तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे तेरे पापा, लेकिन उनका ये सपना भी मैं पूरा नहीं कर सकी। खुद एक पैर खोकर तुझ पर बोझ बनी बैठी हूं। इतना कहकर सविता रोने लगी। नंदू उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं माँ, ऐसा कभी मत सोचना। बाबा नहीं रहे तो क्या, मैं तो हूं ना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और इस बार हम छठ पूजा जरूर मनाएंगे। नंदू ने अपनी मां से वादा तो कर दिया था, लेकिन उसके लिए छठ पूजा के लायक पैसे जमा करना एक बड़ी चुनौती थी। वो इसी उधेड़बुन में था कि आखिर पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। वो एक सड़क पर चला जा रहा था। अचानक उसे एक साड़ियों की दुकान दिखाई दी। दुकान के शोकेस में बहुत ही सुंदर साड़ियां लगी हुई थीं। उन्हें देखकर नंदू ने सोचा, कितने साल हो गए, माँ ने एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी। बाबा तो हर साल छठ पूजा पर उन्हें नई साड़ी और मुझे भी नए कपड़े दिलवाते थे। मुझे कुछ तो करना ही होगा, इस बार हम छठ पूजा जरूर मनाएंगे। इसी सोच के साथ नंदू आगे बढ़ गया। वो कुछ दूर ही चला था कि अचानक उसे एक आदमी टोकरियां बेचता हुआ दिखाई दिया। वो टोकरियां छठ पूजा के लिए ही थी, जिनमें सारा प्रसाद रखकर घाट पर पूजा की जाती है। नंदू को फिर वही दिन याद आ गए जब उसका पूरा परिवार ऐसी ही टोकरी खरीद कर छठ पूजा किया करता था। नंदू उस टोकरी वाले के पास गया और बोला, भैया, ये टोकरी कितने की दोगे? ये 50 की है, और वो बड़ी वाली 100 रुपए की। टोकरी के दाम सुनकर नंदू उदास हो गया। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने टोकरी वाले से कहा, भैया, मैं बहुत गरीब हूं, पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो सबसे छोटी वाली टोकरी ऐसे ही दे दो मुझे। छठी मैया की बड़ी कृपा होगी तुम पर। पगला गया है क्या? छठी मैया भी उन्हीं की मदद करती हैं जो पहले खुद की मदद करते हैं। ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता। पता भी है तुझे इन टोकरियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन रात मेहनत करके इन टोकरियों को बनाता हूं मैं, और तुझे फ्री में दे दूं। अच्छा भैया, तो मुझे अपने साथ लगा लो, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा। तुम्हारी इन टोकरियों को बनाने में मदद करूंगा मैं। उसके बदले तुम मेरी मदद कर देना, मुझे कुछ पैसे दे देना, जिससे मैं भी छठ पूजा का सामान खरीद सकूं और अपनी मां के साथ छठ पूजा कर सकूं। ये कहकर नंदू रोने लगता है।
उसके आंसू देखकर टोकरी वाले का दिल पिघल जाता है और उससे कहता है, अच्छा अच्छा, तू ऐसे रो मत, चल मेरे साथ चल, देखता हूं तू कुछ काम का है भी या ऐसे ही बातें बना रहा है। उस टोकरी वाले का नाम किशोर था। वो पास में ही रहता था। किशोर नंदू को अपने घर लेकर गया और टोकरी बनाने का सारा सामान दिखाकर बोला, देख ले, ये है सारा सामान, चल अब ऐसा कर, मेरे साथ बैठ और ध्यान से देख कि मैं टोकरी कैसे बनाता हूं। फिर उसके बाद तू मुझे कुछ बनाकर दिखाना, ठीक है? हाँ भैया। किशोर टोकरी बनाने लगता है। नंदू उसके पास बैठकर बड़े ध्यान से उसे देखता है। फिर कुछ देर बाद, ले भाई, तैयार हो गई ये तो, कुछ समझ आया तुझे? नंदू ने किशोर से टोकरी बनाने की घास लेकर उसे बिनना शुरू कर दिया। उसने हूबहू किशोर जैसी बिनाई करके दिखा दी, और वो भी कुछ ही देर में। किशोर ये देखकर नंदू से बोला, अरे वाह, है तूने ऐसा काम पहले भी किया है क्या? नहीं किया तो नहीं, पर जब मैं बहुत छोटा था तब बाबा को कुछ ऐसा करते देखा था मैंने। वो भी टोकरियां ही बनाते थे। अच्छा, तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वैसे क्या नाम है तेरे बाबा का? राजेश्वर, यही नाम था बाबा का। कई साल पहले एक हादसे में वो हमें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। क्या 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 नाम बताया तूने? एक बार फिर से तो बता। और घर कहाँ है तेरा? राजेश्वर था मेरे बाबा का नाम, और वो गांव के बिल्कुल किनारे पर जो नदी है ना, उसके पास ही एक झोपड़ी में रहता हूं मैं अपनी मां के साथ। वैसे जब बाबा जिंदा थे तो हमारा घर बहुत अच्छा था। वो जो गांव का मंदिर है ना, उसी के पीछे घर था हमारा। लेकिन जब बाबा गए तो गांव के कुछ लोगों ने हमारा घर हमसे छीन लिया और मुझे और मेरी मां को बाहर निकाल दिया। नंदू की बातें सुनकर किशोर स्तब्ध था। वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो एकटक नंदू को देखे जा रहा था। तभी नंदू ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, आप चुप क्यों हो और रो क्यों रहे हो? नहीं रे, मैं कहाँ रो रहा हूं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब मैं हूं ना तेरे साथ। तू ऐसा कर, अपने घर ले चल मुझे, तेरी माँ से मिलना है मुझे। माँ से मिलना है? पर वो क्यों भैया? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी तू चल जल्दी से। नंदू किशोर को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। नंदू की आवाज सुनकर सविता झोपड़ी से बाहर आती है। किशोर को देखकर वो भी चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर किशोर जाकर उसके पैर छूता है और कहता है, राम राम काकी, समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से माफी मांगू आपसे। उसकी जरूरत नहीं किशोर, बीती बातों को मैंने कब का भुला दिया। सच तो यह है कि तुझे देखकर आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे ये सब क्या है माँ? तुम जानती हो इन भैया को, पर कैसे? बेटा, ये तेरे ताऊजी का बेटा है। जब ये छोटा था तो तेरे बाबा से टोकरियां बनाना सीखता था। अच्छा, तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? और आप हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? नंदू, मेरे बाबा ने मेरे चाचा यानी तुम्हारे बाबा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हारे घर को हथियाने के लिए उन्होंने ही तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट करवाया, जिसमें उनकी मौत हो गई और काकी का एक पैर भी चला गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उनके आदमियों ने ही तुम्हें और काकी को तुम्हारे घर से बाहर निकाला, पर भगवान ने उन्हें उनके किए की सजा दी। काकी, मेरे बाबा भी अब दुनिया में नहीं है। लंबी बीमारी के बाद वो हमें छोड़ के चले गए। तब मैं भी बहुत अकेला पड़ गया था। वो तो काका थे जिनकी सिखाई कला से मैंने टोकरियां बनाना शुरू कर दिया और अपना पेट पालने लगा। काकी, मेरे बाबा ने आप लोगों के साथ जो किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, पर आप मेरा यकीन करो,
मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ बेटा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। काकी, अब आप और नंदू यहां नहीं रहोगे, बल्कि मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। और नंदू, जैसे काका ने मुझे टोकरियां बनाना सिखाया, वैसे ही मैं तुझे सिखाऊंगा। और इस बार हम सब मिलकर खूब अच्छे से छठ पूजा मनाएंगे। सच भैया? नंदू किशोर के गले लग जाता है और फिर किशोर सविता और नंदू को अपने घर लेकर जाता है और अपने साथ ही रखता है। नंदू पूरे मन से टोकरियां बनाना सीखता है और किशोर का हाथ बटाता है। किशोर और नंदू मिलकर छठ पूजा का सारा सामान खरीदते हैं। किशोर सविता के लिए नई साड़ी और नंदू के लिए नए कपड़े भी खरीदता है। नंदू अब बहुत खुश था, क्योंकि उसकी माँ जो खुश थी, क्योंकि छठ पूजा को पहले की तरह धूमधाम से मनाने का उसका सपना जो पूरा हो रहा था।